नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दरअसल हम लोग ईरान और अमेरिका के युद्ध में इतने उलझे हुए हैं कि हम ये देख ही नहीं रहे कि हमारे हमसाया, हमारे भाई या बिल्कुल एक जो हमारे साथ जिसका रिश्ता रोटी बेटी का रहा या जिसके साथ हमारे रिश्ते इतने प्राचीन हैं जितने हमारे देश का अस्तित्व, यानी नेपाल की बात कर रहे हैं। नेपाल में जो कुछ हो रहा है वो कम से कम नेपाल के लोगों को तो एकदम सिर के बल खड़ा करने वाला है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, यानी जो सागर माथा जो कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे राजनीति में वो उलट गया हो। बालेन शाह, ये नाम जिनको मुझे लगता है कि ऐसा शायद ही कोई होगा जिसको जैन जी के उस आंदोलन के दौरान जब पूरे नेपाल की किस्मत बदल गई थी वो उसने ये नाम ना सुना हो। काठमांडू का वो मेयर जो हिंदुस्तान के खिलाफ अपने सख्त रुख के चलते जाना जाता है, जो एक ग्रेटर नेपाल का नक्शा पेश करता है और उसमें भारत के कुछ हिस्सों को दिखाने से गुरेज नहीं करता। काठमांडू के ऑफिस में वो अपने जब वो मेयर बनता है तो उस नक्शे को लगाता है। वो युवा अब इस देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है और जिसने उसको हटाया, जिसको उसने हटाया है, उसको ये सुनना बहुत अच्छा लगता है कि वो नेपाल का पुतिन है। यानी नेपाल का पुतिन केपी ओली बुरी तरह हारा, जिसने पूरे नेपाल को चीन की गोद में ले जाकर बैठा दिया था या उसको बैठाने की कोशिश कर रहा था, वो केपी ओली बुरी तरह हारा। प्रचंड दहल अपनी सीट तो जीत गए लेकिन इस चुनाव परिणामों से दहल गए हैं। इस समय हम लोग बात कर रहे हैं नेपाल के उन चुनाव परिणामों की जो 9 तारीख तक लगभग पूरा उनका फैसला हो जाएगा, लेकिन अभी की डेट में जो इस समय हम लोग बात कर रहे हैं उस वक्त तक ये तय हो चुका है कि वहां बालेन शाह और उनकी पार्टी जो स्वतंत्र पार्टी है वो जीत कर आ रही है। और नेपाल के जब से अब तक नेपाल में संसदीय लोकतंत्र आया है 90 के बाद से अब तक, ये पहला मौका होगा जब किसी पार्टी को बहुमत नहीं 2/3 बहुमत मिल रहा हो। उस एक छोटे से पहाड़ी राज्य की जो राजनीति है वो इतने हिस्सों में बटी थी कि वो कभी किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं देती थी, लेकिन यहाँ 2/3 बहुमत दिया है। बहुत सारी हैरानी की बातें हैं क्योंकि ये भी है कि जो चुनाव आज तक नेपाल के जितने चुनाव हुए हैं, 8 चुनाव नेपाल में हो चुके जब से राजशाही हटाकर लोकतंत्र शाही आई है, तब से अब तक का सबसे कम वोटिंग परसेंटेज था। लेकिन आपको यह हैरानी होगी कि उसमें युवाओं का सबसे ज्यादा हिस्सा था। 75% युवाओं ने बाहर निकल कर वोट किया। ये वही युवा हैं जिनको जैन जी कहा गया, जिन्होंने नेपाल की बनी बनाई व्यवस्था को जो लगभग 36 साल से चल रही थी उसको उलट के रख दिया। मेरी आवाज नहीं छीन सकते, मेरी आवाज चुरा ली है। इस आह्वान के साथ जब जैन जी सितंबर 2025 में सड़कों पर उतरी थी तो किसी को नहीं पता था कि नेपाल इतना बदल जाएगा। यहां तक कि जिनको इस्तीफा देना पड़ा, केपी शर्मा ओली, जो अपने आप को, मैंने आपको बताया, क्रूरता में जरूर पुतिन के बराबर ले जाना चाहते थे, उस पूरे आंदोलन में जो जैन जी का आंदोलन था 77 लोगों को अपनी जानें खोनी पड़ी। लोगों को वो विजुअल याद है, पूरी दुनिया के मीडिया में उन विजुअल्स को काफी घुमाया गया था क्योंकि वो जैन जी थी। और उस जैन जी के आंदोलन के दौरान अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में उस जैन जी को बुलाकर इसको उखाड़ने की बातें की गई। खासतौर से राहुल गांधी का तो ये पसंदीदा टर्म बन चुका था। ये अलग बात है कि जैन जी ने राजनीति में वंशवाद के खिलाफ, यानी एरिस्टोक्रेसी, वंशवाद और पैसे की ताकत के खिलाफ नेपाल में इसकी शुरुआत की थी। भारत में किसके पास है ये सबको मालूम है और उसका भी लोगों ने काफी बड़ा मजाक बनाया था। दरअसल ये जो स्वतंत्र पार्टी है जो बालेन शाह जिससे है, जिसमें रवि लक्ष्मणे ने ये पार्टी स्टेब्लिश की थी, उससे चुनाव लड़ रहे हैं और 165 सीटों पर दोपहर तक अब तक जो चुनाव में हुआ है नतीजे, उसमें लगभग 36 पार्टी वो जीत चुकी, 165 सीटों पर हुआ है। इसके अलावा 110 सीटें वहां मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये शेयर करूंगा कि किस तरह से वहां जो संसदीय वहां का लोकतंत्र है वो किस तरह से चुनाव सुनता है, मतलब कि अपने उम्मीदवारों को चुनता है, कैसे आधा फर्स्ट पोस्ट होता है और दूसरा
एक अनुपातिक प्रणाली से वो लोग चुने जाते हैं। तो 165 सीटें जिन पर चुनाव में सीधा वोट पड़ना है, वहां 36 सीटें स्वतंत्र पार्टी जीत चुकी है और 83 पर आगे है। यानी कुल मिला के पार्टी को 119 सीटों पर बढ़त हासिल है। और ये जो उस समय बालेन शाह की जीत का है, अगर हम उसके नारों की बात करें, बातें बहुत हो गई, अब काम चाहिए, नेपाल की सूरत बदलने के लिए बालेन चाहिए, पुरानों को विदाई और नए को अवसर, सबका एक ही नारा, अब की बार बालेन सरकार। ये नारे थे। बालेन सरकार ने हराया भी किसको है? अब हम लोग सिर्फ अगर ये देखें, बालेन सरकार ने खुद केपी शर्मा ओली को हराया है। केपी शर्मा ओली ये बहुत ज्यादा भारतीय एंटी स्टैंड लेने वाले, उसने कई सारी ऐसे कदम उठाए जिससे चीन को नेपाल के अंदर अपने कदम जमाने में मदद की। यही वो है शख्स जो चीन की योजना में शामिल होता है। यही वो शख्स है जो चीन को ये एक्सेस देता है कि भारत के मुकाबले वो अपना प्रभाव बढ़ा सके, वहां की मार्केट की एक्सेस देता है। बहुत सारी चीजें हुई, हालांकि वो रोड अब सब मुझे लगता है कि वो सारे इनिशिएटिव धीरे धीरे कम हुए। हालांकि बालेन शाह का जीतना बहुत सारे लोगों को लगता है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं हो सकती, लेकिन मुझे लगता है कि केपी शर्मा ओली के मुकाबले बालेन शाह को इस व्यवहारिक राजनीति में उतरना होगा, क्योंकि उनके सामने जो चिंताएं हैं वो सिर्फ राष्ट्रवाद के नारों से या सड़क पर उतर के कुछ लोगों को गद्दी से उतार देने से हल नहीं होने वाली। उनको जिस तरह का आर्थिक स्थिति मिल रही है, जिनको उसको जिस तरह का नेपाल मिलेगा, उसमें भारत के सहयोग के बिना ये संभव नहीं कि वो उन तमाम आकांक्षाओं को पूरा कर सके। और इसीलिए जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बालेन शाह जो है वो उनका चुना जाना बहुत वो खबर नहीं है। दरअसल बालेन शाह लगातार भारत के खिलाफ कई कई मुद्दों पर स्टैंड लेते रहे, लेकिन एक बड़ी चीज ये है कि वो खुद चीन के खिलाफ भी उतना ही स्टैंड लेते रहे। तो इसीलिए जिन लोगों को लगता है कि बालेन का आना, मुझे लगता है कि वो ऐसा नहीं है। अब ये स्थिति सुधर रही है और इसमें मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि भारत को इस बार बालेन का नया रुख दिखेगा। बालेन एक नया वहां होगा, नए बालेन। अब हम उस पर बात करते हैं कि आखिर वहां का जो चुनावी गणित है वो किस तरह से इस पूरे भारत को समझाते हैं। दरअसल जो 5 मार्च की सुबह जैसे ऐसा लग रहा था, सड़कों पर लोगों ने लिखा है, वहां के एडिटोरियल्स लिखे जा रहे हैं कि थमेल की दुकानों पर जैसे जादू सा बिखरा हुआ हो, जो लोग ओली लौटेगा, प्रचंड लौटेगा, प्रचंड संभाल लेगा, इन सब के साथ चाय पर दांव लगा रहे थे। लेकिन 18 से 25 साल के युवा जो हैं वो एक तरफ और खड़े हुए थे। अब जो जिस ओली सरकार ने टिकटॉक बैन किया था, उनकी वापसी के लिए जो लोग दुआ कर रहे थे, थोड़ी देर बाद उनकी दुआओं का असर खत्म होने वाला था। ये बहुत सारे लोग थे और झापा जैसे जगह से जहां केपी शर्मा ओली ये माने बैठे थे कि ये उनका साम्राज्य है, वो सब कुछ पलटना शुरू हो गया। 1952 से लेकर आज तक केपी शर्मा ओली की जर्नी नेपाल में अगर कम्युनिज्म पार्टी के कम्युनिस्टों के सत्ता कब्जाने की वो है तो वही है। ईंधन की, दवाओं की कमी जैसा भारत का ब्लॉकेड को बार बार ये साबित करते रहे, जबकि मधेश आंदोलन में भारत ने अपनी तरफ से नेपाल के लिए जो बेहतर हो सकता था वो करते हुए ब्लॉकेड किया था, क्योंकि जिस तरह की भावनाएं भारत के खिलाफ चल रही थी उन सबको रोका जाना जरूरी था। लेकिन उसका इस्तेमाल ओली ने चाइना की गोद में जाने के लिए किया। BRI जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसके साथ 2018 में साइन किया था। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 215 मिलियन चाइनीज लोन लिया, लेकिन दैट ट्रैप में चला गया वो पूरा का पूरा। और ओली नेपाल का पुतिन है, ये अखबारों में अलग अलग जगह लिखा गया, स्ट्रॉन्ग मैन है, डेमोक्रेसी कुचलता है। लेकिन चूंकि 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा भी दिया था, 2024 में ओली फिर वापस लौटा था। 121 सीट मिली थी, 138 सीटें चाहिए होती हैं बहुमत के लिए। ओली जो झापा में 25,456 वोटों से जीते थे। आज की डेट में ओली उसी सीट से 29,000 से पीछे, 38,000 से पीछे थे, 29,000 पर था। और ये बहुत ही खतरनाक साइन था कि ओली हार चुके। इसीलिए ओली की आंखें डबडबा रही थी जब उससे बात की गई। वो ये जो 500 समर्थक उनके दिखाई दे रहे थे, 50 साल से ऊपर के थे ज्यादातर। ओली का किला, ओली जिंदाबाद, UML का किला अटल, इस तरह के नारे लग रहे थे। झापा मेरा गढ़ है, ये भी 5 तारीख को कह रहे थे।
उन्होंने कहा कि ये जो 10,000 किलोमीटर हमने सड़कें बनवाई, 90% जगह बिजली पहुंचाई, चाइना से हमने 4 मिलियन ग्रांट लिया, BRI से कनेक्टिविटी की, मतलब झापा में ये सब उन्होंने जाके गाया। और चाय स्टॉल पर चर्चा थी, बालेन तो गाना गाता है, सियासत क्या जाने जाता है, ये सब नारे गूंज रहे थे। लेकिन ये सारा का सारा प्रोटेस्ट धुल गया और वहां से बहुत शानदार तरीके से निकलकर, चूंकि 5 कोई चुनाव की काउंटिंग भी शुरू हो गई थी, 6 बजे से काउंटिंग शुरू होती, अगर शुरुआती 10% वोट उस दिन आने शुरू हुए तो 412 वोट महज ओली की झोली में आए। बाकी जो 1987 वोट थे उन सबको बालेन लेके चला गया। ओली का घर तो काठमांडू में था और उसका बेटा चिल्ला रहा था वहां सड़क पर कि साहब ये तो बहुत बड़ा, ये तो बहुत दुख का है। अब जब 50% वोट पूरे हुए तो ओली को सिर्फ 5600 वोट मिले, बालेन 18,000 वोट पे चला गया। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ओली का जाना कितना बड़ा वो है। और फिर तो जो शुरू हुआ 7 बजे, रात 10 बजे का जो फाइनल डिक्लेरेशन था, 39,456, बालेन शाह, ओली 12,000। ये ओली का किला ढहने का संकेत था, ये जैन जी का तूफान था जिसने UML का सफाया कर दिया गया। आखिर हार नहीं, जनता का संदेश है, तो जनता तो दे चुकी थी। अब उसने कहा है कि UML लौटेगा, युवाओं की सुनेंगे। लेकिन अगर आज आप देखोगे 4 बार का PM ओली झापा में धूल में मिला। बालेन का करप्शन किंग रैप अब हकीकत में बदल चुका। करप्शन किंग कहा था कभी बालेन ने इसको, और इसीलिए 121 सीटों में से जो 2022 की 21 सीटें मैंने आपको बताई, वो सिर्फ 5 सीटों पर सिमट गई। ओली की हार ने पूरी पार्टी को नेस्तनाबूद कर दिया। चाइना की जो ग्रांट है उसका प्रचार करना उस जैन जी के सामने देशद्रोह जैसे लगने लगा, क्योंकि वो जैन जी ये सवाल कर रही है कि जब हिंदुस्तान का प्रभाव हमारे देश पे गलत है तो फिर चाइना का प्रभाव हमारे देश पर कैसे बेहतर हो सकता है। और इसको काट ओली नहीं ढूंढ पाए। अगर हम लोग ओली की हार के साथ ही, मुझे लगता है डेट ट्रैप मत दो, जॉब मत दो, ये सब के नारों के साथ उन्होंने उसको सड़कों पर नाचते हुए लोगों की भीड़, अभी आपको वीडियो आप जाकर यूट्यूब उस पर देख सकते हैं किस तरह से इस समय एक्स पर चल रहा है। प्रोटेस्ट व्यर्थ नहीं गया। यानी हिमालय की चोटी से एक ऐसे राजनेता को राजनीतिक तौर पर धक्का दे दिया गया जिसने अपनी पार्टी को उस चोटी पर ले जाकर खड़ा कर दिया था। अब काठमांडू की तरफ चलते हैं जहां प्रचंड का लाल झंडा ही जल गया। क्योंकि अगर काठमांडू के दौर की तरफ बात करें तो काठमांडू वो है जहां 2006 के जो प्रोटेस्ट थे उन्होंने राजा ज्ञानेंद्र को भी घुटनों के बल ढो दिया था। कौन था आदमी? पुष्प कमल दहल प्रचंड, जिसको किसी ने देखा नहीं था, जो उस क्रांति, सशस्त्र क्रांति का नायक था, जो यहां से हिंदुस्तान से गया था और वो माओवादी आंदोलन का प्रतीक बन गया था। 1980 में पार्टी फाउंड की थी। 1996 में जब गृह युद्ध शुरू हुआ 17,000 मौतें हुई। ये एक छोटे से देश में बहुत बड़ी मौतों की संख्या है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि महज मतलब माफ कीजिए, कोई महज नहीं होता, 77 मौतें हुई हैं जैन जी के आंदोलन में। 4 बार उसने, पहली बार 2008 में PM बना और अब तक वो 4 बार कुर्सी में, 2017, 2021, 2024 में वापसी की। 4 बार कुर्सी, प्रचंड क्रांतिकारी राजशाही हराई, लेकिन करप्शन और अस्थिरता का लगातार 2022 का चुनाव में माओवादी सेंटर 32 सीट, प्रचंड काठमांडू 10 से जीता था, अभी भी जीत गया। गृह युद्ध के बाद 14 सरकारें बदल चुकी। 18 साल का महज शासन काल था। 18-20 साल के शासन काल में 14, माफ कीजिए, उसमें जो संसदीय गणतंत्र है, 14 सरकारें बदल चुकी उस छोटे देश में, क्योंकि वहां सरकारें सिर्फ पैसे और समीकरणों के सहारे बन रही थी। ये मुझे लगता है कि इस बार कुछ ज्यादा होगा। और जो प्रचंड की रैली में, उसकी 5 मार्च की वो भी बता दूं, उसकी रैली में महज 300 ग्रामीण दिख रहे थे और प्रचंड प्रचंडी नारे लग रहे थे। मैंने राजा हटाया, संविधान लिखा, अब करप्शन का सफाया, युवाओं को जॉब। ये सुबह 5 बजे जब वोट पड़ रहा था तब की बात थी। लेकिन बैकग्राउंड में उसकी पार्टी के पोस्टर चल रहे थे, युवा चिल्ला रहे थे, पुरानी क्रांति नई गुलामी। ये पूरा का पूरा 30% वोट शेयर था उसके पास 2022 में। जॉब सुनने, गृह युद्ध के घाव लगातार बचे हुए थे। जो युवा जंगल की लड़ाई नहीं जाने, उन्हें हमने आजादी दी, ये प्रचंड का नारा था।
लेकिन लोग कह रहे थे मेरी चाची गृह युद्ध में मरी, लेकिन प्रचंड ने वादे तोड़ दिए। मेरा भाई वहां मरा उस गृह युद्ध में, लेकिन प्रचंड ने कोई जॉब नहीं लाई। प्रोटेस्ट में मैंने पार्टी छोड़ दी, आरएसपी। नेपाली टाइम्स की अगर हम लोग मार्च की प्रोफाइल देखें, पूर्व माओवादी फाइटर की बेटी अब आरएसपी वोटर, क्रांति का नाम ले लेकर लूट। ये सब आरएसपी यानी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की वो थी जिसने इसके साथ लगातार लड़ाई की। उसने कहा क्रांति का नाम ले लेकर ये लूटते रहे, और शाम होते ही जो है प्रचंड जरूर जीत गया लीड, लेकिन जो लगातार अगर आप देखें वो बुरी तरह से उसकी पार्टी हार गई। उसकी पार्टी कहीं भी सड़क पर खड़ी नहीं है। जैन जी ने कम्युनिस्ट की लहर पूरी तरह से खत्म कर दी, यानी डुबो दी। प्रचंड का नॉस्टैल्जिया खत्म। युवा चाहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, किसी ऐसी क्रांति की नहीं। और ये माओवादियों का नेपाल में जो एक खेल चल रहा था, मुझे लगता है ये आखिरी खेल था। यहां से चूंकि हिंदुस्तान से नक्सलियों का डब्बा गुल हो गया। आप याद कीजिए, एक सबसे बड़ा नारा आपके देश में दिया जाता था, उसके कारण लोग बहुत कम जानते थे कि एक लाल गलियारा काठमांडू से पशुपतिनाथ से दंडकारण्य तक जो जाता था, आप याद कीजिए उसका क्या हुआ, वो नारा कहां चला गया, वो सब खत्म हो गया। उस नारे को प्रचंड के जाने के साथ ही उस नारे की खात्मा हुआ। अब खेल चलेगा बालेन शाह का। बालेन शाह जो महज 1991 में पैदा होता है और अब 35 साल की उम्र में वो सत्ता संभालेगा। फेक गुरु उसका पहला वो था, गुरु बने हो मंदिर बनाओ लेकिन जनता भूखी सोए तुम्हारी जेब भरी, रिलीजन का बहाना करप्शन ठिकाना। ये एक ऐसा रैप था, अगर आप जाएंगे नेपाली में गाया जाता था। ये बहुत जबरदस्त तरीके से उस नेपाल में बजने लगा जहां नेपाल में हिंदू धर्म गुरु बहुत ज्यादा है। फेक गुरुओं पर फिर करप्शन किंग, ये एक दूसरा गीत था जब गाया। इसको आप ये समझिए 3.8 मिलियन व्यू मिले, उससे पहले 5.2 मिलियन व्यूज। वहां इनके साथ ओली भाई प्रचंड दादा, कुर्सी पर खून के दाग, युवा सड़कों पर मरते, तुम्हारी पार्टी में घुसपैठिए हंसते, जॉब्स कहां, पलायन क्यों, रेमिटेंस पर जीना, सपने दे बेचना। ये अलग अलग रैप्स हैं जिनके मैं आपको हिंदी अनुवाद ही बता पा रहा हूं, क्योंकि नेपाली मुझे और मुझे लगता है आप में से भी बहुत सारे लोगों को नहीं आती है। अगर इसके प्रोफाइल को देखें तो प्रोफाइल में लिखा था रैपर से मेयर, नेपाल का युवा आइकन जो एंटी करप्शन रैप से सियासत में उतरा। 2020 में इसने ग्रेटर नेपाल में, जिसमें काला पानी लिपू लेक विवाद पर एंटी इंडिया स्टैंड लिया, लेकिन 2022 के चुनाव में इंडिया से फंडिंग भी मिली। क्योंकि उसने, फंडिंग का मतलब ये नहीं, उसने नेपाल में जो काठमांडू में रोड्स और उस सब के लिए 5 मिलियन कहा, और बालेन ने इसको कहा प्रेगमेटिज्म, यानी मेरे देश के लिए जो अच्छा होगा मैं करूंगा। उन्होंने कहा 2024 में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी में इंडिपेंडेंट युवा केंद्र की गई, और 5 मार्च को जब ये वोटिंग हो रही थी, उस वक्त ओली भाई 4 कुर्सियां जेब शून्य, युवा मलेशिया भागे तुम्हारी बीआरआई डेट में फांसे। ये सब कहानियां। हिप हॉप, अब समय आया हिप हॉप क्रांति का, इसी नारे के साथ वो था। और भीड़ उस समय, उसके मैंने आपको बताया वहां 300 लोग थे, यहाँ 2000 लोग नाच रहे थे। और बालेन का रेप चुनावी हिट, ये काठमांडू लाइन्स थी। ओली का जो समर्थन हुआ उसके बाद आप देखिए ओली पूरी तरह से खत्म हुआ। ओली का राजनीतिक कैरियर खत्म कर दिया। कुलमान घेसिंग हार गया। कुलमान घेसिंग, जिसको लाइटमैन नेपाल का कहा जाता है, इस पूरे चुनाव में उसकी हार हुई है। मैं आपको, चूंकि उन्हीं लोगों को शायद ये नेपाल के लिए वो समझ रहे होंगे जिन्होंने इसकी जैन जी की क्रांति को थोड़ा सा फॉलो किया होगा, मुझे लगता है कि वो सब होगा, क्योंकि आरएसपी की युवा वेव जो है बेकाबू हो गई और उसमें राजूनाथ पांडे ने इनको हरा दिया। उज्जालो नेपाल, बिजली रिफॉर्मर उसको कहा जाता है, वहां बुरी तरह से हारा। बालेन, अब मेरा रैप अब कानून, करप्शन किंग का अंत। ये बालेन शाह की स्टोरी शाम तक होती है। बालेन का फेक गुरु हमारा हिम्न अलग पर है। 70% युवा टर्न आउट हुआ, आरएसपी नहीं, लेकिन कोलेशन रिस्क। मतलब अगर हम लोग इसको देखें कि ये जो सारे युवा हैं, उन सब के सामने बहुत सारे सवाल खड़े होंगे इस सरकार के पास। और सबसे बड़ा सवाल तो यही होगा, कौन सा सवाल सबसे बड़ा है, कि भारत और नेपाल में सबसे बड़ी उनको दोस्ती उसको करनी पड़ेगी। उसको देखना पड़ेगा कि भारत और नेपाल का ये बैलेंस कैसा होगा, क्योंकि यही भविष्य नेपाल का लिखेगा।
2000 मुझे याद है कि 2006 के प्रोटेस्ट ने, उस समय जब पुष्प दहल कॉलम वहां पहुंचा था काठमांडू, उस वक्त किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि ये कम्युनिस्ट जो है भारत से अपना रिश्ता तोड़ के नेपाल के साथ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अब आज के चुनाव में इतना ही, और अभी हमको देखना होगा, लेकिन हमारे बराबर में ये एक बहुत ही जबरदस्त राज्य मतलब राजनीतिक बदलाव आया है, जिसको हम लोग अभी उतना गौर से नहीं देख रहे। लेकिन नेपाल भारत की एक बहुत ही ताकतवर हाथ भी साबित हो सकता है, भारत की भुजा बन सकता है, और भारत की बहुत कमजोर नस भी, जिससे दबाकर भारत को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ये एक वाटरशेड मोमेंट है नेपाल और भारत के रिश्तों का, जबकि जो जैन जी का आंदोलन जो वाटरशेड मोमेंट था, जिसको नेपाल स्प्रिंग या यूथ अपराइजिंग कहा जाता है, मुझे लगता है उसने एक बदलाव तो ला दिया। अब वो जिनको लेके आया वो क्या लाएंगे, उसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। काठमांडू से पोखरा तक ये जो एंटी जो करप्शन लीड थी, मुझे लगता है कि उसने सरकार का पतन किया और सरकारी सिस्टम का भी पतन कर दिया। तो अब क्या बदला, ये जवाब देखना होगा। मुझे लगता है 1990 के बाद से जो जन आंदोलन थे, वो पंचायत सिस्टम, वो तमाम चीजें अब खत्म हुई, और बालन शाह को भी अब पता चलेगा कि जो उसका अपना एक दौर है, जो रैप गाना और देश चलाना, इन दोनों में कितना अंतर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा हौसला भी बढ़ाइए। अगर आप सहयोग कर सकते हैं तो सहयोग भी कीजिए। नमस्कार।